हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है, लगातार बॉलीवुड में जो जंग मची है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने स्टार फिल्म एक्टर शेखर सुमन साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। शेखर सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बातचीत शुरू हुई थी आज से 3 महीने पहले शेखर साहब, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर, लेकिन आज हम जहां आ गए हैं 3 महीने बाद, अब केवल थाली और थाली के छेद गिने जा रहे हैं। बॉलीवुड में कितनी थालियां और कितने छेद हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? अब तो छेद हो ही गया है, तो अब तो छेद के सहारे देख भी सकते हैं आर पार। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, और आज मैं थोड़ा ग्राउंडेड होके, बगैर उत्तेजना के, अक्सर लोगों को देख देख के जोर जोर से बोलने की जो आदत लोगों को लग गई है, और ये आदत की किसी की बात सुननी ही नहीं है, मुझे बोलते जाना है, वो सब देख के एक जो माहौल पैदा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है जरा इत्मीनान से हम लोग आज बात करेंगे और सुकून से थोड़ा, और समझ लें कि हम क्या बात करने आगे निकले हैं। ये सही है कि जो हमारे बीच अकस्मात जो हुआ और सुशांत सिंह यूं चले गए, एक हंसता खेलता नौजवान चला गया, उससे पूरी न सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया जो है वो सकते में आ गई कि ये हुआ क्या। ये एक रोग जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत दिनों से पल रहा। कभी कभी होता है ना कि आप, कोविड में भी होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और रोग जो अंदर पलते रहता है और वो बाहर आ जाता है एक दिन, और उसके बारे में इससे पहले कि आप कुछ करें आपको डॉक्टर कहता है नाउ इट्स टू लेट। हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ इस तरह का विषाक्त वातावरण हो गया था। पहले ये मान के चलने कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं है जो पहले के जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक। जहां दिलीप साहब थे, राज कपूर थे, देवानंद थे, जहां एक बहुत खुशनुमा माहौल था, कंपटीशन था, लेकिन हेल्दी कंपटीशन था, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था, गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं थी, जो कि अब हो गई। यहाँ किसी को मार कर अगर आप ऊपर जा सकते हैं तो लोग उसमें दो बार सोचते भी नहीं, संकोच नहीं करते, आपका गला काट के वो बिल्कुल खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक माहौल में एक छोटे से शहर से आया हुआ सुशांत फंस जाता है। हम सब छोटे शहर से आए हैं, मैं भी पटना से हूं, हम सब छोटे शहरों से बड़े ख्वाब लेके आंखों में आते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हम जिस व्यवसाय में जा रहे हैं, जिसकी चकाचौंध से हम प्रेरित तो हुए हैं और हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, और वो सच्चाई जब तक हमें पता चलती है हम उसका हिस्सा बन गए होते हैं। सुशांत का बहरहाल जो हाल हुआ और जिन परिस्थितियों में हुआ, शेखर, उसे देखकर मुझे न जाने ऐसा क्यों लगा कि ये एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे कोई और खेल हो सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकते हैं, कोई कंस्पिरेसी है, और उसको लेकर मैं आगे बढ़ा जस्टिस और सुशांत फोरम लेके। मुझे हैरत इस बात की हुई कि उस बात को लेकर इंडस्ट्री से कोई भी, बिल्कुल, जो इतने ज्यादातर लोग मुखर होते हैं, इस बात को लेकर आगे नहीं आए। ऐसा लगा जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लगा हम जैसे किसी बहुत ही बेदिल और संगदिल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं कि कोई मरे कोई जिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी फिल्में चल रही हैं, बन रही हैं, हम एक ग्रुप का हिस्सा है, नेपोटिज्म चल रहा है, ड्रग पार्टीज चल रही हैं, रेप पार्टीज हो रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है, गया तो गया, अच्छा हुआ गया, कंपटीशन कम हो गया। ऐसी मानसिकता को देखकर मैं घबरा गया, और मुझे ऐसा लगा कि सब लोग जो ये भाईचारा का दम भरते हैं, कैमराडरी का दम भरते हैं कि हम सब साथ साथ हैं, और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो एक मिसाल है और दुनिया को देखना चाहिए, और इतना जबरदस्त एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन वाली बात है, वहां किसी के मृत्यु पर एक ट्वीट करके आगे बढ़ जाना शायद वो भी बहुत लोगों ने नहीं किया, और वो कहने पर उनको जब जोर जबरदस्ती की गई तो बहुत अनमने ढंग से कुछ लोगों ने कह दिया कि चलिए चले गए, बहुत दुख हुआ, RIP वगैरह वगैरह वगैरह। वो चलिए, सबसे अच्छी बात ये हुई वो ना आए, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्यों नहीं आए और क्यों आना चाहिए था। देखिए, मौन रहना या आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आप ही के बात से एक बात आगे, इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ शेखर। अब
जी जी पढ़ाई। आपको आपको लगता है, क्योंकि आप इस फिल्म का, इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, क्या आपको जी लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स होते हैं? और क्या, जुड़ा हुआ सवाल, रवि किशन ने पार्लियामेंट में ये सवाल उठा के कि इस ड्रग्स नेक्सस को, ड्रग माफिया को खत्म करने की जरूरत है, कुछ गलती की थी? बहुत सही कहा था, बहुत सही कहा। आखिरकार कोई तो आगे आया और बोला, और वो भी संसद में बोला, ताकि बात पूरे देश तक पहुंचे। जो मलेज है, जो एलिमेंट है, उस बीमारी की तरफ इशारा करना तो बहुत जरूरी है, और उसको खत्म करना भी बहुत जरूरी है। कि हम जिस परिवार में हैं, अगर ये इस तरह की बीमारी पनप रही है, और जो ये पूरे नस्ल को, पूरी इंडस्ट्री को, तमाम लोगों को बर्बाद कर सकती है, तो उसका जड़ से उसका निवारण करना बहुत जरूरी है, उसका खात्मा बहुत जरूरी है। कौन सी गलत बात उन्होंने, बिल्कुल सही बात थी। और जो लोग भी इस ड्रग के खिलाफ अब मुहिम चला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। ड्रग इज द बिगेस्ट मेनेस टुडे। ड्रग आज चाहे वो पंजाब की स्थिति रही हो, यूनिवर्सिटी कैंपस, यहाँ वहां जहां आप देखिए कि ड्रग्स का इस तरह से खुलेआम इस तरह का, मैं तो समझता हूं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और ये शुरुआत उन्होंने की, उसकी देर आए दुरुस्त आए। शेखर, तो फिर कुछ लोगों को आपत्ति क्यों हुई? दूसरे ही दिन दूसरे हाउस में जया बच्चन जी ने कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। क्या जया बच्चन जी का ये बयान नहीं समझा जाए कि वो ड्रग्स रैकेट चलाने वाले या ड्रग पीने वाले लोगों का बचाव करते हुए दिख रही थी? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। अगर इसके पीछे कोई सच्चाई है तो बहुत दुखद है। ये एक जोश में दिया हुआ स्टेटमेंट है, जिसका आधार कुछ नहीं है, सिवाय ये कि मैं इस इंडस्ट्री का बहुत एक अभिन्न अंग रही हूँ, हिस्सा रही हूँ। वो तो मैं आपको पहले कहा, जिस इंडस्ट्री के वो हिस्सा रही है, वो इंडस्ट्री कोई और इंडस्ट्री थी, वो ये इंडस्ट्री नहीं थी। तो यहाँ आपको बता दें, ये वो इंडस्ट्री है जो थाली देती नहीं, आपकी थाली छीन लेती, आपका निवाला भी छीन लेती। ये थाली जो है आपको खुद बनानी पड़ती, खाना भी खुद बनाना पड़ता है, परोसना पड़ता है अपनी हिम्मत की वजह से। तो उन्होंने कहा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि थाली तो जो इंसान अपने हुनर और अपनी किस्मत की वजह से जो थाली सजती है, वो उसकी अपनी होती है। वो उसमें छेद करे, फेंके या कुछ और करे, वो उसका हक है। आप अपनी थाली की चिंता कीजिए। तो ये बात तो बिल्कुल गलत थी। बहरहाल रवि किशन जो कह रहे थे वो ये कि थाली में गंदगी आ गई है, और जिस थाली में हम खाते हैं, अगर उसमें कोई गंदगी आ जाती है तो हम उस गंदगी को निकाल कर फेंकना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इन दो बयानों पे इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ गई। जया बच्चन के समर्थन में ट्वीट होने लगे, जया बच्चन को ट्रोल करते हुए ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट लिखे जाने लगे। आपको लगता है कि जो लोग जया बच्चन जी के साथ खड़े या उनका बचाव कर रहे थे, वो वाकई में उनको लगता है कि रवि किशन ने गलत कहा, या उनकी कुछ और फिल्मी या उनके करियर रिलेटेड मजबूरियां थी, इसीलिए, क्योंकि वो बच्चन परिवार से आती है जया बच्चन, बहुत बड़ा लीनिएज है उनके पीछे, बहुत बड़ी वजह है, इसलिए उस तरफ खड़े हुए लोग जाके? देखिए, जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, ये इंडस्ट्री का दूसरा नाम है। ये फर्स्ट फैमिली के नाम से जाने, बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही पूजनीय है। हम सब इनके कद्र करते हैं, लेकिन बड़ों से भी गलती होती है। कभी हमारे परिवार में हमारे बाबूजी या माँ से कोई कुछ ऐसी बात हो जाती थी जिससे हम असहमत रहते थे, और आदर में हम कह देते थे कि हम आपके साथ हैं, भले ही अंदर से हम विरोध कर रहे हो। मेरे ख्याल से कुछ लोग जो आए हैं, चूंकि वो जो उनका स्टेटस है, जो उनका नाम है, जिस परिवार से आते हैं, उस वजह से उनका साथ दिया गया है। मैं उनकी बातों से असहमत हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप विरोध करें तो थोड़ी शालीनता के साथ करें, शब्दों का चयन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री दो भागों में बढ़ जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ओपिनियन हमेशा डिवाइडेड होते हैं और होनी भी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का तो आधार है, हाँ और ना, पक्ष और विपक्ष। तो ये ठीक है, अपने आप में लोग अपना पक्ष जो है वो उजागर कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं, लेकिन थोड़ी शालीनता से, मुझे सिर्फ ये कहना है। और जया जी को, हम तो बहुत छोटे हैं इस मामले में, और कोई भी उनके सामने कद में और ओहदे में छोटा है कि उनको समझा सके। उनको ये बात खुद समझनी चाहिए कि अगर आवेश में उन्होंने ये कह दिया, तो किसी की ये मंशा नहीं है कि हम थाली में छेद करें। हमने थाली खुद सजाई है, हम उस थाली को और संवार रहे हैं। मैंने वो बयान रवि किशन का कम से कम 2 बार सुना उस दिन के बाद। उन्होंने कहीं भी पूरे बॉलीवुड को नहीं कहा कि पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग में लिप्त है, लेकिन जया जी ने शायद ऐसे ले लिया जैसे वो पूरे बॉलीवुड को कह रहे हैं कि वो ड्रग का ही काम चलता है और गंदा काम ही चलता है। एक चीज, आप जया जी के खिलाफ, आप जया जी के बारे में आपकी जो राय है वो तो हमने सुनी, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज और मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो ये
क्या आपको लगता है कि तमाम तरह की मर्यादाएं, चाहे भाषा की हो चाहे सम्मान की हो, वो तोड़ दी गई हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में? सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है, अतिक्रमण हुआ है। ये बहुत ही घृणास्पद है और बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक सभ्य समाज का हिस्सा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग पढ़े लिखे तबके से, पढ़े लिखे परिवार से वहां जाते हैं। इस तरह के शब्दों का चयन, इस तरह के आरोप, इस तरह की तोहमतें, ये देखिए, आप किसी का विरोध कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप उनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या आपकी सहमति नहीं है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक पार्लियामेंट्री तरीके से, जिसको कहते हैं कि एक विनम्रता के साथ भी आप कर सकते हैं। आप तंजिया भी हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप गाली गलौज पे उतर आए या ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे न सिर्फ आप दूसरों का अपमान कर रहे हैं बल्कि आपका अपना स्तर भी नीचे गिर जाता है। इनफैक्ट जया बच्चन जी की बात कर रहे हैं, जया प्रदा जी ने रिएक्शन में कहा कि अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, लेकिन इस बारे में अब थाली में छेद की बात जया जी कर रही हैं, जिनको वो अमर सिंह पार्टी में लेकर गए, उनको सांसद बनवाया। ये जो एक तरीके से कैट फाइट कह लीजिए, बुल फाइट कह लीजिए, ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक मजबूरियां हैं या सबको बोलना आ गया है? दोनों बातें हैं। राजनीतिक मजबूरियां हैं कि आप जिस पार्टी से संलग्न रहते हैं तो मालिक जैसा आदेश देता है या पार्टी का जो हुक्म है वो ना चाहते हुए भी आपको कहना पड़ता है, और पता चला कि ये कहने के तुरंत बाद आप उनके घर गए और बोले क्षमा कर दीजिएगा, मेरी मजबूरी थी, मुझे कहना पड़ा। ये भी करते हैं लोग, और फिल्म वाले ज्यादा करते हैं। ये सामने गाली देकर अपना नाम भी, ये उनको लगता है हम रोशन कर रहे हैं और हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, और पीछे जाके बाकायदा माफी भी मांगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और सबको बोलना, सोशल मीडिया ने सबको बोलना सिखा दिया, ट्विटर ने सबको लिखना सिखा दिया, तो ये पूरा वातावरण ही इतना विषाक्त हो गया है, भी इतना टॉक्सिक हो गया है, इसमें कोई भी ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कोई भी किसी के प्रति भी लांछन लगा रहा, तोहमतें लगा रहा, उंगलियां उठा रहा, मर्यादा खत्म हो गई। एक जो था, जो वरिष्ठ हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने एक नाम कमाया जिस किसी भी वजह से, और उनके प्रति आदर और एहतराम बहुत जरूरी है। और आदर और एहतराम जब हम कहते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप उनकी हर बात से सहमत हो। हम लोग पिताजी की बातों से सहमत नहीं होते थे, सर झुका के विरोध कर लेते थे। बाबूजी, मुझे नहीं लगता है ऐसा, लेकिन हाथ जोड़। तो कभी कोई पिताजी अगर कोई ऐसी बात कह दें जिससे आप सहमत ना हो, तो क्या आप तू तड़ाक पे आ जाएंगे? क्या गाली गलौज पे आ जाएंगे? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कंगना रनौत जिस तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री से भिड़ी पड़ी है, एक तरफ लगता है कंगना है और दूसरी तरफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। वो कभी गटर बोल रही हैं, कभी जया बच्चन को चुनौती दे रही हैं, कभी मैं मुंबई आ रही हूं, जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले, अब सॉफ्ट पॉर्न कह रही हैं। ये सब चीजें क्या हैं? क्या कंगना के पीछे जनता है, ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स हैं, इसलिए कंगना को इतनी हिम्मत मिल रही है? कभी कभी आदमी के इर्द गिर्द जब इस तरह की फौज होती है तो आदमी वैसे ही थोड़ा सा जोश में आ जाता है, और जोश में कभी कभी लोग होश खो बैठते हैं और इस तरह की बातें कह डालते हैं। ये सही नहीं, ये गलत है। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं, इससे पहले भी मैंने कहा। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जब ये टेलीविजन चैनल पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और एक महिला एंकर वहां बैठी रहती हैं, और जब इस तरह का एक अपमानजनक शब्द एक स्त्री के बारे में कहा जाता है, तो वो बिहार में कहते हैं वो दांत निपोड़े देखते रहती हैं, वो हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, जबकि उनको उसी वक्त उनको रोकना चाहिए था। ये मीडिया की जिम्मेदारी है, कहना चाहिए था कि ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। बहरहाल लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। मैं तो सिर्फ अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, गलती से भी नहीं करना चाहूंगा। दरअसल कंगना की शिकायत यह है कि उनको निशाने पर लिया जा रहा है। कोई उनके बारे में, सांसद संजय राउत साहब ने जो कहा वो बेहद आपत्तिजनक शब्द थे। फिर और उस खेमे के लोगों ने जो संजय राउत के साथ खड़े थे, चाहे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हों, उन्होंने कंगना के बारे में तमाम टिप्पणियां की। तो कंगना का गुस्सा, कंगना का रोष, कंगना ने आज भी ट्वीट किया है कि मैं तो रिएक्ट करती हूं और मैं हर लड़ाई की शुरुआत नहीं करती हूं, लेकिन लड़ाई खत्म मैं ही करती हूं। अब ठीक है, ये आपस की उनकी लड़ाई है, वो देख लें कौन शुरुआत करता है, कौन इसको खत्म करता है। हम सब एक ही समाज का हिस्सा है। मेरे ख्याल से ये राजनीति बंद होनी चाहिए, ये लड़ाई बंद होनी चाहिए।
क्योंकि कभी कभी आपको एक मोहरे की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, आगे कर दिया जाता है, आप लड़ लेते हैं और फिर बाद में सिर्फ आपको ही अकेले इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जरा सोच समझ के आगे बढ़ें। लड़ाई कहीं से इधर से हो या इधर से हो, अपमानजनक शब्द इधर से हो या उधर से हो, खात्मा इधर से उधर से हो, ये सब सही नहीं है। जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो ये जरूर बात ठीक है शेखर की कंगना का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है शिवसेना के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। आप मुझे इस बात का इल्म नहीं है कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आया है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लोग चढ़ाने वाले आपको चढ़ा के और पीछे से फिर भाग जाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर उनका गुस्सा उनको लगता है जायज है तो वो उस गुस्से का इजहार करें। अगर इधर से लगता है कि उनके गुस्से के इजहार में थोड़ी अति हो गई है और वो उसकी प्रतिक्रिया देते हैं तो वो भी सही है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। अगर बात जो है, तीर जो है वो अपने कमान से निकल चुकी है, उसको अब तो रोका नहीं जा सकता। जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए इस पे रोक लगाना बहुत। आप कंगना को जानते हैं। कंगना का एक वक्त था जब अध्ययन के साथ कंगना का नाम लिया जाता था, एक रिलेशनशिप में तो दोनों लोग। क्या आपको लगता है आप कंगना को पहचानते हैं? क्या आप ऐसी कंगना को जानते थे जो कंगना का रूप आज हम देख पा रहे हैं? नहीं, आदमी इवॉल्व करता है, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है जिंदगी में। जो रहता है वो हमेशा ताजिंदगी वही नहीं रहता, एक अलग रवैया भी अपनाता है, एक अलग रुख जाता है। वो उसका अपना एक पर्सनल चॉइस होता है। और उनको मैं बहुत कम वक्त के लिए जानता था, तो मैंने उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, इसलिए इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बहरहाल जो मैंने देखा था जब उन्होंने शुरुआत की थी, अब जो उनका एक रूप है वो एक ज्यादा आक्रामक रूप है। अब वो एक इंडिपेंडेंट महिला है, लड़ रही हैं, अपने लिए लड़ रही हैं, अपने जमीन के लिए, अपने जमीर की एक लड़ाई लड़ रही हैं। मैंने कहा हर कोई अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर वो सही नहीं होता तो शायद ऐसा करता ही नहीं। लेकिन लोगों को सोचना है कहीं न कहीं, जब वो शीशे के सामने खड़े होते हैं और जो अक्स उभर के आता है कि ये क्या लुभावना है, ये नहीं, ये क्या सही है कि नहीं, ये खूबसूरत है कि नहीं, ये उनको खुद पहचानना है। तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वो बहुत जरूरी होता है। कोई किसी को ये कौन बताने वाला होता है कि आप सही हैं या आप गलत हैं, कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। चलिए शेखर सुमन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बेबाकी से अपनी बातें की। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आगे भी एबीपी न्यूज आपसे बात करता रहेगा। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।